यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। भोपाल की जागृति अवस्थी ने दूसरा स्थान पाया है। वहीं जागृति ने भोपाल से बीटेक किया है। फीमेल में टॉप किया है जागृति अवस्थी ने। वहीं तीसरे स्थान पर अंकिता जैन रही हैं। आईएएस अफसर टीना डाबी की बहन प्रिया डाबी को 15वीं रैंक हासिल हुई है और टॉप 10 में 5 महिलाओं ने जगह बनाई है। तो भोपाल की जागृति अवस्थी को दूसरा स्थान मिला है। वहीं तीसरे स्थान पर अंकिता जैन रही हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आईएएस अफसर टीना डाबी की बहन प्रिया डाबी को 15वीं रैंक हासिल हुई है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ उसके बाद से ही सभी उम्मीदवारों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी के घर में खुशी की लहर दौड़ गई और भोपाल से जागृति अवस्थी जो कि दूसरी रैंक उन्होंने हासिल की है उसके बाद से ही उनके घर में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की उसको लेकर भी काफी उत्साहित वो नजर आई। वहीं भोपाल की रहने वाली यूपीएससी टॉपर जागृति अवस्थी से खास बातचीत की राकेश चतुर्वेदी ने। की बेटी जागृति अवस्थी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में जागृति ने सेकंड रैंक हासिल की है और मेरे साथ जागृति मौजूद हैं। जागृति, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। बड़ी उपलब्धि, आपको नहीं लगता कि बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल कर लिया हो? डेफिनेटली, बहुत, मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने जब जॉब छोड़ी थी अपनी तो मुझे लगता था कि बस सिलेक्ट ही हो जाऊं, तो आज जब सेकंड रैंक देखा तो आई वाज वेरी थ्रिल्ड। ये होता है ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं आईएएस बनेंगे, आईपीएस, आईपीएस क्या क्या बनेंगे। अब तो जाहिर हो गया है कि अब आईएएस ही आपका बनने का तय हो गया। जी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही है सर। क्या आप जॉब भी करते थे? कुछ डिटेल में बता पाएंगे क्या जॉब करते थे? मैंने 2017 से जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ से लेकर 2019 जुलाई तक नौकरी की है। मैं बीएचईएल भोपाल में इंजीनियर थी और 2019 में मैंने नौकरी छोड़ी जुलाई में। 1 साल पूरी तैयारी की और 2020 का अटेम्प्ट दिया और सिलेक्शन हो गया। जी। आपको ऐसा नहीं लगा कि बीएचईएल बड़ी एजेंसी है, एक अच्छा ओहदा है, अच्छी पोस्ट है, जॉब छोड़ दिया? सर डेफिनेटली बीएचईएल मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है। मुझे वहीं से कॉन्फिडेंस मिला। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली भी अब अपने पैरों पे थी तो एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकती हूँ। तो बीएचईएल मेरे लिए एक अच्छा स्टेप रहा। लेकिन मुझे लगता था मेरी पर्सनालिटी को एक थोड़ा डाइवर्स स्कोप मुझे चाहिए सर्विसेज में, और सिविल सर्विसेज बहुत डाइवर्स है। बहुत सारी फील्ड्स में काम करने का मौका, समाज में कुछ मीनिंगफुल बदलाव लाने का मौका, तो मुझे लगा वो सिविल सर्विसेज मुझे देगी। तो मैंने सोचा कि ट्राई करना ही बनता है। आपको उम्मीद थी कि सेकंड रैंक के साथ महिलाओं में आप फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे? ओह बिल्कुल भी नहीं। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो बहुत शॉक्ड थी, मतलब जब रिजल्ट आया आई वाज वेरी शॉक्ड एट दैट टाइम, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस सक्सेस। ये बीएचईएल जॉब छोड़ने का आपका ही डिसीजन था कि किसी ने कहा? नहीं, ये तो मेरा ही डिसीजन था। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, तब मुझे लगा कि सर एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा लगा था कि अरे इतना अच्छा जॉब था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे छोड़ करके तैयारी करनी चाहिए 1 साल के लिए। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल की तैयारी की। तो अब क्या लग रहा है, आप क्या करेंगे? किस तरह से आप कुछ सोच रखा है आपने? क्योंकि जोखिम तो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए है, कि मानती हैं आप, ऐसा है क्या? सर जोखिम तो सबके लिए ही है, रिस्क सबके लिए इक्वली होता है किसी भी एग्जाम में। और बाकी महिलाओं के लिए है कि कई बार उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता जो वो डिजर्व करती हैं। आई वॉज लकी, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, सो समहाउ, बट माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी अनकंडीशनली। आई एम वेरी हैप्पी। एंड जोखिम तो है, लाइफ में हर चीज़ में रिस्क है। और कई बार इम्पॉर्टेंट है कि आप जब छोड़ें तो कुछ प्लान भी हो। मेरा प्लान भी था कि फिर मैं आगे एमटेक करके पीएचडी करके कुछ और करूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। और चलिए, मुकाम मिल गया, सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। मेरा आखिरी सवाल ये कि अब आप एक जिम्मेदार पद पर जाने वाले हैं, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, कुछ इरादा है, क्या कर जाएंगे आप? मैं एक बहुत ही अकाउंटेबल व्यक्ति की तरह सामने आना चाहूँगी। एक एफिशिएंसी हो मेरे अंदर, और जहाँ कहीं भी जिस भी एरिया में जो भी काम करूँ तो लोग कहें कि हाँ कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा चेंज लाई मैं।
और देखिए, हम साफ तौर पर जिस तरह से नाम है जागृति, और वो यही चाहती हैं कि जब वो काम करने निकलेंगी तो जाहिर तौर पर है सब लोग यही कहें कि जागृति की तरह कुछ मीनिंगफुल काम किया जाए। और फिलहाल देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल का एक बेटी का बड़ा सपना पूरा हुआ है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो यूपीएससी टॉपर जागृति अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। जागृति, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जागृति, क्या कहना चाहेंगी आप? एक बड़ा मुकाम आपको मिल गया है, परचम आपने लहरा दिया है। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सेकंड रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। जी, कितना मुश्किल भरा रहा आपका ये पूरा सफर? मैम, हार्ड वर्क तो रहा है। डेली 2019 जुलाई में मैंने नौकरी छोड़ करके पूरी तरह तैयारी शुरू की जी। तो 2 साल, 1 साल तैयारी, 1 साल एग्जाम, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना। किसी दिन मन होता था, किसी दिन नहीं होता था, लेकिन मन को काबू में करके डेली पढ़ाई करना। फिर लास्ट में तो 10 से 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करना। तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो रहा कि बस लगे रहना है। और हार्ड वर्क तो डेफिनेटली है और स्मार्ट भी रहा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम की डिमांड्स को समझने में पूरा टाइम दिया। मैंने 1 महीना समझा कि एग्ज़ाम क्या हमसे चाहता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की, बुक्स भी उस हिसाब से ही मैंने चूज़ की। जी, एक समय ऐसा भी आया, चूँकि कोरोना काल रहा और उस दौरान लॉकडाउन भी रहा। कोरोना काल और लॉकडाउन बाधा बन गया था आपके पढ़ाई के दौरान। कैसे आपने उसको सफलतापूर्वक कैसे आपने उसको पार किया? मैम, कोरोना काल में तो मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। सब संस्थान तो बंद थे, तो मेरा भाई मुझे पेपर्स प्रिंट करके देना, MCQ चेक करना और उसके बाद फिर उसको करेक्ट करके बताना कि क्या सही कर रहे हो, कहीं कमी रह जा रही है, बायोलॉजी पढ़ाना। तो फैमिली ने बहुत मेरा सपोर्ट दिया। ऑनलाइन सोर्सेस बहुत काम आए, क्योंकि हर तरीके के डाउट्स आप अब टीचर्स से तो नहीं मिल सकते थे, तो उनके थ्रू ही अपने कंसेप्ट्स को क्लियर किया। कोविड में एक ये पॉजिटिव फैक्टर रहा कि टाइम काफ़ी मिल गया पढ़ाई करने का। लगभग 2-3 महीने एक्स्ट्रा रहा। जून से सीधे अक्टूबर में प्रीलिम शिफ्ट हो गया, तो वो एक मेरे लिए सपोर्टिंग फैक्टर रहा इस बीच में। जागृति, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगा कि आप ये जो मुकाम है वो हासिल कर लेंगी? जी मैडम, जब मैंने प्रीलिम्स दिया और मेरा नहीं निकला, एक बात मुझे समझ में आ गई कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। मैंने रिवाइज नहीं किया है। ऐसा लग रहा था कि अरे पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था, वैसी फीलिंग थी। तो मुझे मैं तो उसी को कहूँगी कि टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं वही था कि प्रीलिम्स ना निकलना और ये समझ में आ जाना कि एग्ज़ाम त्याग मांग रहा है। नौकरी छोड़ करके मुझे ज़रूरत है, मैं पूरा टाइम इसको दूँ। नौकरी के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो वहीं से मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कर लूँगी, पर मुझे मेहनत की ज़रूरत है। जी, जागृति, एक समय ऐसा भी आया कि आप भोपाल छोड़कर आप दिल्ली भी आईं, लेकिन क्या भोपाल के कोचिंग सेंटर्स को, इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने की अभी ज़रूरत है कि बच्चों को शहरों में ना आना पड़े? मैम, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोचिंग्स की इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे कम ही हो रही है। ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने इम्प्रूव हो गए हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स ही अब तो स्टार्ट हो गई हैं। फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए स्लीपी क्लासेस करके एक प्लेटफॉर्म है, उनका फ्री कोर्स चलता है यूट्यूब पे, तो मैंने तो वही यूज़ किया अपने मेंस के लिए। तो कोचिंग्स की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली कम हो गई है। और आप कोविड के बाद तो एक इक्वलाइजर इफेक्ट आया है कि सभी लोग अपने अपने पर थे, तो उस तरह से एक इक्वलाइजिंग इम्पैक्ट है। तो डेफिनेटली कोचिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफ़र करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, एक डिसिप्लिन लाएं ताकि रूटीन बना रहे
और मेरी तो खुद की बीच में आधी अधूरी छोड़ करके फिर खुद से ही पूरा पढ़ना पड़ा मुझे। मार्च 2020 से लेकर के जी। पूरा सितंबर 2021 तक खुद जी। से ही मैंने पढ़ाई की है घर पर रहकर। जी जागृति, आपके पेरेंट्स ने टीवी से तौबा कर लिया था, टीवी छोड़ दी थी, और साथ ही आप ये भी बताइए कि जब टीवी छोड़ दी थी कैसे आप सोशल मीडिया से फिर आप जुड़ी, और साथ ही कैसे आपने पढ़ाई को पूरा किया जब टीवी एक साइड छोड़ दिया, और फिर दूसरी साइड कैसे आप कनेक्ट हो पाई? टीवी तो मैम ऐसा है कि पहले मेरा भाई नीट पढ़ रहा था तो वो उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने खरीदा नहीं। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके मैं पढ़ती थी तो डिस्टर्ब ना हो तो उन्होंने फिर नहीं खरीदा। तो अब कोई ऐसा है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हो सकता है अब हम ले लेंगे। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू तो सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर ही रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल तो PIB, DD न्यूज़, एयर इंडिया, सब कुछ उसमें AIR ऑल इंडिया रेडियो वो उसमें आता है, तो आप उसके थ्रू न्यूज़ कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों के पिक्स देख करके हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा फोकस शिफ्ट होता है, तो सोशल मीडिया एक हिंड्रेंस बन जाता है। तो मैंने तो उससे थोड़ा दूरी ही बनाई क्योंकि नौकरी छोड़ने का एक दिमाग में बना रहता था कि कहीं भी कुछ कमी ना रह जाए। जी, तो कितना भी त्याग लग जाए अब करना ही है। बिल्कुल करके दिखाना है, क्योंकि करने का जो जुनून होता है वो सफलता ज़रूर दिलवाता है, और वो आज आपने करके दिखा दिया है। लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पर थी जब आप नौकरी कर रही थी। आपने 2 साल नौकरी की BHEL में, और उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी। आपको क्यों लगा कि आपको नौकरी छोड़नी है और उसके बाद आपको UPSC क्रैक करना है? मैम UPSC क्रैक करना है ये एक हल्का फुल्का बैक ऑफ द माइंड रहता था कि 10th क्लास में सुनते थे कलेक्टर होता है, कुछ बहुत बड़ी पोस्ट होती है, UPSC होता है। जब मैं BHEL में आ गई तो मेरे मन में बिल्कुल पक्का हो गया कि मुझे यही करना है। मैं अपने आसपास देखती थी, लेबर को देखती थी BHEL में, महिलाओं को देखती थी और सोचती थी कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा ये सर्विस मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, समाज के लिए कुछ मैं कर पाऊंगी, मेरी खुद की पर्सनालिटी को सूट करती है। मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है, लोगों से उनकी बातें सुनना, अपना बताना, तो ये सब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ प्रोडक्टिवली। ये एक मुझे लगा कि फिर और नौकरी के साथ मैनेज नहीं हो रहा था। पूरा 6 दिन का जॉब रहता था, सुबह 8 से 5 बजे तक का। तो उसके बाद फिर मैं उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। कुछ लोग करते हैं, जॉब के साथ भी करते हैं। फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि छोड़ देना ही बेहतर है और एक पूरा दिमाग से फोकस हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अब आप अपने आगे पद पर रहकर किस क्षेत्र में आगे काम करना चाहती हैं और क्यों? मैम कोई भी क्षेत्र हो, मेरी तो रुचि सभी क्षेत्रों में है। बाकी रूरल डेवलपमेंट में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे पेरेंट्स का एक रूरल बैकग्राउंड रहा है तो उनके थ्रू मेरा भी टच है। मुझे लगता है बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे छुपी हुई है। तो अगर मौका मिले तो इंडिया का बिल्कुल डेवलपमेंट का मानचित्र ही बदल जाएगा यदि हमारे गाँव डेवलप हो जाएं। जी बिल्कुल। जागृति, आपसे मैं समझना चाहूँगी, चूँकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो UPSC क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अटेम्प्ट वो करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका UPSC क्रैक नहीं हो पाता है, वो रैंक वो हासिल नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो तैयारी करें? क्या कौन सी वो ऐसी टिप्स हैं जिनको आप देना चाहेंगी बच्चों को? मैं तो यही कहूँगी कि वो ये ज़रूर देखिए कि आप क्यों रुक जा रहे हैं। आपकी राइटिंग स्किल कमज़ोर है, आप प्रीलिम्स में अटकते हैं या इंटरव्यू में नहीं। अपनी कमियों को एक बार ढूंढ लीजिए, क्योंकि हम सुधार तभी करेंगे जब हमें अपनी कमियां पता होंगी। सिलेबस को समझ लीजिए, बहुत डिटेल में समझ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो टिप्स पर होने चाहिए, कम से कम 10 साल के, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रिपरेशन, समझ में आ जाता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जी, तो ये मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम को समझ लें, एग्ज़ाम क्या आपसे डिमांड करता है।
और बस कमियों को सुधारते जाएं, ज़रूर होगा। और खुद में विश्वास रखें। मुझे कई लोग बोलते थे कि 3-4 साल लग जाते हैं और लंबा समय लग सकता है, और मैं हमेशा ये सोचती थी नहीं, नौकरी छोड़ी है मुझे, बस अब 1 साल ही है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए जी। तो बिलीफ रखिए, गोल रखिए और उसमें बिल्कुल जुटे रहिए जी। जागृति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके जो फादर हैं वो भी होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और आपके जो ब्रदर हैं वो भी MBBS के स्टूडेंट हैं, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आप डॉक्टर की लाइन में जाना चाहती हैं? UPSC आपको जाना है, UPSC में? मैम, मेडिकल में तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से नहीं था। इवन 9th-10th में भी जब मैं साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ती थी तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करता था। और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि जहाँ इंटरेस्ट हो वहीं बढ़ना चाहिए। फिर मैंने मैथ्स लिया। मेरे भाई को इंटरेस्ट है तो वो गया। तो हमारे घर में एक फ्रीडम दी गई कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि भोपाल से ही बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं। अभी हमने देखा भोपाल में CA में नंदिनी ने टॉप किया है, और उससे पहले UPSC 2018 में भी श्रुति जैन ने जो है 5वीं रैंक हासिल करके उन्होंने महिलाओं में टॉप किया। भोपाल की मिट्टी में ऐसा क्या है जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? मैम, भोपाल में मुझे लगता है महिलाओं के लिए रिलेटिवली सेफ है। घूमने की, बाहर निकलने की, कहीं भी जाने की आज़ादी है, और एक कल्चर है यहाँ का कि बेगमों ने भोपाल को चलाया है 4 जनरेशन्स में। तो आई थिंक फेमिनिज्म भी थोड़ा सा भोपाल की हवा में है, और बाकी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। और जब एक निकलता है तो उसको देख करके कई लोग, सृष्टि मैम जब हुई तो उनसे भी हम सबको भी एक इंस्पिरेशन मिली कि हम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पायनियर की तरह भी काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। और साथ ही ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आप प्रेरित होती हैं और जो जनता के लिए काम कर रहे हैं और आप उस क्षेत्र में भी उनको बढ़ावा देना चाहती हैं? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की मध्य प्रदेश में? मैडम, मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, जहां महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के लिए उनके ताकि उनको कभी फाइनेंशियल कोई बर्डन ना रहे, उसके लिए सरकार खुद उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। किसानों वगैरह के लिए भी भावांतर भुगतान योजना है ताकि उनको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से भी। तो वो एक मुझे अच्छा लगा, उस तरह की स्कीम्स मुझे अच्छी लगती हैं जी। और कौन सी स्कीम ऐसी हो सकती हैं जिन क्षेत्र में महिलाएं जो हैं आगे बढ़ सकती हैं? कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं आपके अनुसार? मैम, मुझे तो लगता है अभी सभी क्षेत्रों में बहुत स्कोप है महिलाओं के आगे बढ़ने का। मुझे लगता है एक स्टार्टअप कल्चर जो भी आ रहा है, तो महिलाओं का बिजनेस वुमेन की तरह आगे आना। अभी इंडिया में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट देखें तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं महिला इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो हर गांव से, हर घर से कोई महिला इंडस्ट्रियलिस्ट निकले, इस तरह की अगर एक इकोसिस्टम बन जाए तो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, और ओवरऑल एक बहुत ही विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। जी। जागृति, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, चूँकि आपकी खुद मदर ने, आपकी माताजी ने नौकरी छोड़ दी थी, वो टीचर थी, उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी और आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। ऐसी बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं जो काम करती हैं और उसके बाद अपने बच्चों को संभालती हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम, पूरी तरह से इंडेटेड हैं हम सभी एज अ कम्युनिटी ऑफ चिल्ड्रन कि हमारी मदर्स अपना काम करती हैं, हमें संभालती हैं। कई बार थोड़ा सा कभी कभी गिल्ट भी लगता है कि हमारे करियर के लिए अपना करियर उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरी मदर ने भी 2016 में नौकरी छोड़ी जब मैं गेट की तैयारी कर रही थी। तो बहुत ही इंडेटेड हूँ अपनी मदर के लिए और उन सभी वर्किंग लेडीज़ के लिए। वो इंस्पिरेशन है सभी के लिए कि कैसे महिलाएं घर और बाहर को बैलेंस करके चलती हैं। और मेरे फादर तो मेरी मदर की बहुत हेल्प करते थे घर में भी। एक जेंडर सपोर्टिव माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ जहाँ पे घर का काम करना कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं रहा है। तो वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है उनके फैमिली का सपोर्ट
और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं ताकि वो एक बैलेंस बना सकें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। जी बिल्कुल। बीटेक आप कर रही थी जागृति, बीटेक करते करते आपको लगा कि आपको बीटेक नहीं यूपीएससी करना चाहिए, ऐसा क्यों? कि आपको नहीं लगा कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, उसी में ही आके आपको बढ़ना चाहिए? मैम जैसे मैंने कहा कि शुरू में 10th में ऐसे पीछे लगता था कभी कि बैकग्राउंड में क्या अच्छा करेंगे देखेंगे, फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़ा एजेंडा था, तो बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने बीएचईएल भोपाल में 2 साल तक नौकरी की एज एन इंजीनियर। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके लगने लगा कि मुझे यही करना है, यही मेरा गोल है, यही मेरा ड्रीम है। फिर इट वॉज नेवर लुकिंग बैक, वही मेरा पैशन बन गया उसके बाद तो। जी बिल्कुल। अब आगे क्या सोचा है आपने? क्योंकि आपने तो बता दिया कि महिलाओं के लिए ये सारे काम करने हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसी चीज़ पर आपने फोकस करके रखा है कि मेरे को नहीं, ये लाइफ में तो ज़रूर करना है? मैम मुझे एक बहुत ही अकाउंटेबल पर्सन की तरह सामने आना है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो मेरा एक गोल है कि एक बहुत ही माइल्ड नेचर्ड और अकाउंटेबल व्यक्ति की तरह मैं अपने आप को ग्रो करूं। साथ ही मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी काफ़ी पसंद है, तो मैं चाहती हूं कि अपनी मदर की हेल्प से या कुछ एक इस फील्ड में मैं कर सकूं, खासकर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए। जी अच्छा जागृति, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए? और साथ में ये भी बताइए कि आपका मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो समय था वो कैसा आपका गुजरा, कितना मुश्किल था, क्या वो जो समय था क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मैम सबसे पहले तो जो भी मुझे दर्शक देख रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने परिवार का सपोर्ट मिले तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, और जो सपोर्ट है वो इमोशनल बहुत ज़रूरी है। हमें बिलीव दिखाएं, मेरी पूरी फैमिली ने मुझ में ये बिलीव दिखाया, और एक ट्रस्ट हो कि हम ये करके दिखा ही देंगे। किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस ना बने। कभी मेरे पेरेंट्स ने बात नहीं की कि शादी की बात या नौकरी नहीं छोड़ दी या कुछ करना है, तो बस हम पे बिलीव रखिए और हम ज़रूर करेंगे। एंड आई होप सभी को मौका मिले, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको कहूँगी कि एक बहुत अच्छा करियर है और आप चूज़ करिए, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, और इतने ऑनलाइन रिसोर्सेस है कि अब तो स्टार्ट करना आसान हो गया है। कमी रह जा रही है बायोलॉजी पढ़ाना, तो फैमिली ने बहुत मेरा सपोर्ट दिया। ऑनलाइन सोर्सेस बहुत काम आए, क्योंकि हर तरीके के डाउट्स आप अब टीचर्स से तो नहीं मिल सकते थे, तो उनके थ्रू ही अपने कंसेप्ट्स को क्लियर किया। कोविड में एक ये पॉजिटिव फैक्टर रहा कि टाइम काफ़ी मिल गया पढ़ाई करने का, लगभग 2-3 महीने एक्स्ट्रा रहा। जून से सीधे अक्टूबर में प्रीलिम शिफ्ट हो गया, तो वो एक मेरे लिए सपोर्टिंग फैक्टर रहा इस बीच में। जागृति, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगा कि आप ये जो मुकाम है वो हासिल कर लेंगी? जी मैडम, जब मैंने प्रीलिम्स दिया और मेरा नहीं निकला, एक बात मुझे समझ में आ गई कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। मैंने रिवाइज नहीं किया है। ऐसा लग रहा था कि अरे पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था वैसी फीलिंग थी। तो मुझे मैं तो उसी को कहूँगी कि टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं वही था कि प्रीलिम्स ना निकलना, और ये समझ में आ जाना कि एग्ज़ाम त्याग मांग रहा है, नौकरी छोड़ करके मुझे ज़रूरत है मैं पूरा टाइम इसको दूँ। नौकरी के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो वहीं से मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कर लूँगी, पर मुझे मेहनत की ज़रूरत है। जी जागृति, एक समय ऐसा भी आया कि आप भोपाल छोड़कर आप दिल्ली भी आईं, लेकिन क्या भोपाल की कोचिंग या कोचिंग सेंटर्स को, इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने की अभी ज़रूरत है कि बच्चों को शहरों में ना आना पड़े? मैम मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोचिंग्स की इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे कम ही हो रही है। ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने इम्प्रूव हो गए हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स ही अब तो स्टार्ट हो गई हैं। फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए स्लीपी क्लासेस करके एक प्लेटफॉर्म है, उनका फ्री कोर्स चलता है यूट्यूब पे।
तो मैंने तो वही यूज़ किया अपने मेंस के लिए। तो कोचिंग की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली कम हो गई है, और आप कोविड के बाद तो एक इक्वलाइज़र इफेक्ट आया है कि सभी लोग अपने अपने पर थे, तो उस तरह से एक इक्वलाइजिंग इम्पैक्ट है। तो डेफिनेटली कोचिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफ़र करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, एक डिसिप्लिन लाएं ताकि रूटीन बना रहे। और मेरी तो खुद की बीच में आधी अधूरी छोड़ करके फिर खुद से ही पूरा पढ़ना पड़ा मुझे। मार्च 2020 से लेकर के पूरा सितंबर 2021 तक खुद से ही मैंने पढ़ाई की है घर पर रहकर। जी जागृति, आपके पेरेंट्स ने टीवी से तौबा कर लिया था, टीवी छोड़ दी थी, और साथ ही आप ये भी बताइए कि जब टीवी छोड़ दी थी कैसे आप सोशल मीडिया से फिर आप जुड़ी, और साथ ही कैसे आपने पढ़ाई को पूरा किया जब टीवी एक साइड छोड़ दिया, और फिर दूसरी साइड कैसे आप कनेक्ट हो पाई? टीवी तो मैम ऐसा है कि पहले मेरा भाई नीट पढ़ रहा था, तो वो उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने खरीदा नहीं। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ करके मैं पढ़ती थी, तो डिस्टर्ब ना हो तो उन्होंने फिर नहीं खरीदा। तो अब कोई ऐसा है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हो सकता है अब हम ले लेंगे। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू, तो सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर ही रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल तो PIB, DD न्यूज़, एयर इंडिया, सब कुछ उसमें, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, वो उसमें आता है, तो आप उसके थ्रू न्यूज़ कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों के पिक्स देख करके हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा फोकस शिफ्ट होता है, तो सोशल मीडिया एक हिंड्रेंस बन जाता है। तो मैंने तो उससे थोड़ा दूरी ही बनाई, क्योंकि नौकरी छोड़ने का एक दिमाग में बना रहता था कि कहीं भी कुछ कमी ना रह जाए। जी, तो कितना भी त्याग लग जाए, अब करना ही है। बिल्कुल करके दिखाना है, क्योंकि करने का जो जुनून होता है वो सफलता ज़रूर दिलवाता है, और वो आज आपने करके दिखा दिया है। लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पर थी जब आप नौकरी कर रही थी। आपने 2 साल नौकरी की BHEL में, और उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी। आपको क्यों लगा कि आपको नौकरी छोड़नी है और उसके बाद आपको UPSC क्रैक करना है? मैम UPSC क्रैक करना है, ये एक हल्का फुल्का बैक ऑफ द माइंड रहता था कि 10th क्लास में सुनते थे कलेक्टर होता है, कुछ बहुत बड़ी पोस्ट होती है, UPSC होता है। जब मैं BHEL में आ गई तो मेरे मन में बिल्कुल पक्का हो गया कि मुझे यही करना है। मैं अपने आसपास देखती थी, लेबर को देखती थी BHEL में, महिलाओं को देखती थी, और सोचती थी कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा ये सर्विस मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, समाज के लिए कुछ मैं कर पाऊंगी, मेरी खुद की पर्सनालिटी को सूट करती है। मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है, लोगों से उनकी बातें सुनना, अपना बताना, तो ये सब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ प्रोडक्टिवली। ये एक मुझे लगा कि फिर, और नौकरी के साथ मैनेज नहीं हो रहा था। पूरा 6 दिन का जॉब रहता था, सुबह 8 से 5 बजे तक का। तो उसके बाद फिर मैं उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। कुछ लोग करते हैं, जॉब के साथ भी करते हैं। फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि छोड़ देना ही बेहतर है, और एक पूरा दिमाग से फोकस हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अब आप अपने आगे पद पर रहकर किस क्षेत्र में आगे काम करना चाहती हैं और क्यों? मैम कोई भी क्षेत्र हो, मेरी तो रुचि सभी क्षेत्रों में है। बाकी रूरल डेवलपमेंट में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे पेरेंट्स का एक रूरल बैकग्राउंड रहा है, तो उनके थ्रू मेरा भी टच है। मुझे लगता है बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे छुपी हुई है। तो अगर मौका मिले तो इंडिया का बिल्कुल डेवलपमेंट का मानचित्र ही बदल जाएगा यदि हमारे गाँव डेवलप हो जाएं। जी बिल्कुल। जागृति, आपसे मैं समझना चाहूँगी, चूँकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो UPSC क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अटेम्प्ट वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका UPSC क्रैक नहीं हो पाता है, वो रैंक वो हासिल नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो तैयारी करें? क्या कौन सी वो ऐसी टिप्स हैं जिनको आप देना चाहेंगी बच्चों को? मैं तो यही कहूँगी कि वो ये ज़रूर देखिए कि आप क्यों रुक जा रहे हैं। आपकी राइटिंग स्किल कमज़ोर है, आप प्रीलिम्स में अटकते हैं या इंटरव्यू में नहीं। अपनी कमियों को एक बार ढूंढ लीजिए, क्योंकि हम सुधार तभी करेंगे जब हमें अपनी कमियां पता होंगी। सिलेबस को समझ लीजिए, बहुत डिटेल में समझ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो टिप्स पर होने चाहिए, कम से कम 10 साल के, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रिपरेशन, समझ में आ जाता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है।
जी। तो ये मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम को समझ लें, एग्ज़ाम क्या आपसे डिमांड करता है, और बस कमियों को सुधारते जाएं, ज़रूर होगा। और खुद में विश्वास रखें। मुझे कई लोग बोलते थे कि 3-4 साल लग जाते हैं और लंबा समय लग सकता है, और मैं हमेशा यही सोचती थी नहीं, नौकरी छोड़ी है मुझे, बस अब 1 साल ही है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए जी। तो बिलीफ रखिए, गोल रखिए और उसमें बिल्कुल जुटे रहिए। जी जागृति, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके जो फादर हैं वो भी होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और आपके जो ब्रदर हैं वो भी MBBS के स्टूडेंट हैं, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आप डॉक्टर की लाइन में जाना चाहती हैं? UPSC आपको जाना है, UPSC में? मैम, मेडिकल में तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से नहीं था। इवन 9th-10th में भी जब मैं साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ती थी तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करता था, और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि जहाँ इंटरेस्ट हो वहीं बढ़ना चाहिए। फिर मैंने मैथ्स लिया। मेरे भाई को इंटरेस्ट है तो वो गया, तो हमारे घर में एक फ्रीडम दी गई कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि भोपाल से ही बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं। अभी हमने देखा भोपाल में CA में नंदिनी ने टॉप किया है, और उससे पहले UPSC 2018 में भी श्रुति जैन ने जो है 5वीं रैंक हासिल करके उन्होंने महिलाओं में टॉप किया। भोपाल की मिट्टी में ऐसा क्या है जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? मैम, भोपाल में मुझे लगता है महिलाओं के लिए रिलेटिवली सेफ है। घूमने की, बाहर निकलने की, कहीं भी जाने की आज़ादी है, और एक कल्चर है यहाँ का कि बेगमों ने भोपाल को चलाया है 4 जनरेशन्स में। तो आई थिंक फेमिनिज्म भी थोड़ा सा भोपाल की हवा में है, और बाकी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। और जब एक निकलता है तो उसको देख करके कई लोग, सृष्टि मैम जब हुई तो उनसे भी हम सबको भी एक इंस्पिरेशन मिली कि हम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पायनियर की तरह भी काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। और साथ ही ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आप प्रेरित होती हैं और जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, और आप उस क्षेत्र में भी उनको बढ़ावा देना चाहती हैं? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की मध्य प्रदेश में? मैडम, मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, जहां महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के लिए उनके ताकि उनको कभी फाइनेंशियल कोई बर्डन ना रहे, उसके लिए सरकार खुद उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। किसानों वगैरह के लिए भी भावांतर भुगतान योजना है, ताकि उनको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से भी, तो वो एक मुझे अच्छा लगा। उस तरह की स्कीम्स मुझे अच्छी लगती हैं। जी, और कौन सी स्कीम ऐसी हो सकती हैं जिन क्षेत्र में महिलाएं जो हैं आगे बढ़ सकती हैं? कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं आपके अनुसार? मैम, मुझे तो लगता है अभी सभी क्षेत्रों में बहुत स्कोप है महिलाओं के आगे बढ़ने का। मुझे लगता है एक स्टार्टअप कल्चर जो भी आ रहा है, तो महिलाओं का बिजनेस वुमेन की तरह आगे आना। अभी इंडिया में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट देखें तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं महिला इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो हर गांव से, हर घर से कोई महिला इंडस्ट्रियलिस्ट निकले, इस तरह की अगर एक इकोसिस्टम बन जाए तो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, और ओवरऑल एक बहुत ही विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। जी, जागृति, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, चूँकि आपकी खुद मदर ने, आपकी माताजी ने नौकरी छोड़ दी थी, वो टीचर थी, उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी और आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। ऐसी बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं जो काम करती हैं और उसके बाद अपने बच्चों को संभालती हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम, पूरी तरह से इंडेटेड हैं हम सभी एज अ कम्युनिटी ऑफ चिल्ड्रन कि हमारी मदर्स अपना काम करती हैं, हमें संभालती हैं। कई बार थोड़ा सा कभी कभी गिल्ट भी लगता है कि हमारे करियर के लिए अपना करियर उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरी मदर ने भी 2016 में नौकरी छोड़ी जब मैं गेट की तैयारी कर रही थी। तो बहुत ही इंडेटेड हूँ अपनी मदर के लिए और उन सभी वर्किंग लेडीज़ के लिए। वो इंस्पिरेशन है सभी के लिए कि कैसे महिलाएं घर और बाहर को बैलेंस करके चलती हैं और
मेरे फादर तो मेरी मदर की बहुत हेल्प करते थे घर में भी। एक जेंडर सपोर्टिव माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे घर का काम करना कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं रहा है। तो वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है उनके फैमिली का सपोर्ट, और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं ताकि वो एक बैलेंस बना सकें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। जी बिल्कुल। बीटेक आप कर रही थी जागृति, बीटेक करते करते आपको लगा कि आपको बीटेक नहीं यूपीएससी करना चाहिए, ऐसा क्यों? कि आपको नहीं लगा कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, उसी में ही आके आपको बढ़ना चाहिए? मैम जैसे मैंने कहा कि शुरू में 10th में ऐसे पीछे लगता था कभी कि बैकग्राउंड में क्या अच्छा करेंगे देखेंगे। फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़ा एजेंडा था, तो बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने BHEL भोपाल में 2 साल तक नौकरी की एज एन इंजीनियर। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके लगने लगा कि मुझे यही करना है, यही मेरा गोल है, यही मेरा ड्रीम है। फिर इट वॉज नेवर लुकिंग बैक, वही मेरा पैशन बन गया उसके बाद तो। जी बिल्कुल। अब आगे क्या सोचा है आपने? क्योंकि आपने तो बता दिया कि महिलाओं के लिए ये सारे काम करने हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसी चीज़ पर आपने फोकस करके रखा है कि मेरे को नहीं, ये लाइफ में तो ज़रूर करना है? मैम मुझे एक बहुत ही अकाउंटेबल पर्सन की तरह सामने आना है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो मेरा एक गोल है कि एक बहुत ही माइल्ड नेचर्ड और अकाउंटेबल व्यक्ति की तरह मैं अपने आप को ग्रो करूं। साथ ही मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी काफ़ी पसंद है, तो मैं चाहती हूं कि अपनी मदर की हेल्प से या कुछ एक इस फील्ड में मैं कर सकूं, खासकर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए। जी अच्छा जागृति, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए? और साथ में ये भी बताइए कि आपका मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो समय था वो कैसा आपका गुजरा, कितना मुश्किल था, क्या वो जो समय था क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मैम सबसे पहले तो जो भी मुझे दर्शक देख रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने परिवार का सपोर्ट मिले तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, और जो सपोर्ट है वो इमोशनल बहुत ज़रूरी है। हमें बिलीव दिखाएं, मेरी पूरी फैमिली ने मुझ में ये बिलीव दिखाया, और एक ट्रस्ट हो कि हम ये करके दिखा ही देंगे। किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस ना बने। कभी मेरे पेरेंट्स ने बात नहीं की कि शादी की बात या नौकरी नहीं छोड़ दी या कुछ करना है, तो बस हम पे बिलीव रखिए और हम ज़रूर करेंगे। एंड आई होप सभी को मौका मिले, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको कहूँगी कि एक बहुत अच्छा करियर है और आप चूज़ करिए, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, और इतने ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं कि अब तो स्टार्ट करना आसान हो गया है। लिख कर पढ़िए, लिख कर पढ़ने से मेमोरी में रिटेंशन बेटर होता है, और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। और प्रैक्टिस करते रहिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं ऐसे बैठकर इंटरव्यू करूंगी जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, लेकिन बस एक एक कदम बढ़ाइए और हो जाएगा। जी बाकी मैम मेंस और इंटरव्यू के बीच में मैं बहुत जेनेरिक मेरा था कि बस करंट अफेयर्स पे फोकस रखना, कि एक अवेयरनेस बनी रहे कि आसपास क्या हो रहा है, और पर्सनालिटी पे ध्यान दिया। अपनी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचा कि किस तरीके से मैं उसको तैयार कर सकती हूँ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल ही रहा। उसके बीच में मैंने कोई खास प्रिपरेशन तो मैम नहीं की। जी बिल्कुल। जागृति, MP के एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरीके से देखती हैं, कहाँ देखती हैं? मैम मध्य प्रदेश एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहा है। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड से देखें, जो इंडिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक रास्ता है जिसे अभी पूरा करना है। मैं चाहती हूँ कि डिजिटल इकोसिस्टम और अच्छे से डेवलप हो, खासकर गांव वगैरह में, ताकि क्वालिटी एजुकेशन उनको आसानी से डिलीवर की जा सके और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। खासकर मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं
वहाँ पर और कंसर्टेड एफर्ट्स हो ताकि इम्प्रूव हो, लिटरेसी रेट्स वगैरह इम्प्रूव हो। तो हम चल रहे हैं और बस उसी में ज़रूरत है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ें। जी, अभी MBBS के स्टूडेंट्स को हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाए जाएंगे। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी। उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैम, मेरा तो ये मानना है कि अगर एक रिलीजियस एजुकेशन है तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इन टेक्स्ट के थ्रू कुछ सेक्युलर मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को दरकिनार करें और रामचरितमानस में से हम सीखें, कर्तव्य निष्ठा सीखें, अपने बच्चों को वचनबद्धता सीखें, तो उसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा मॉरल कंडक्ट तो हमेशा हर स्टेज पे काम आता है मैम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जागृति आपका जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो भोपाल की बेटी ने कमाल कर दिया है, जागृति अवस्थी ने कमाल कर दिया है और ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल करके उन्होंने परचम लहरा दिया है।